तो पार्ट 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। तो हेइन डॉक्टर से कहती कि चाहे पूरी दुनिया में ढूंढनी पड़े पर मैं अपना इलाज ढूंढ कर रहूंगी। ये बोलकर वो बाहर आने लगती है। तभी वो उसी बंदे को देखती है जिसे हेइन ने कुछ दिन पहले काम दिया था, क्योंकि उसका बच्चा इनक्यूबेटर में था। तो हेइन उसके बच्चे के बारे में पूछती है तो ये बताता है कि अभी बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। जोसन हेइन उसकी फाइनेंशियली मदद करने के लिए हर दिन उसके ऑफिस के सारे स्टाफ्स के लिए फ्रूट जूस लाने का ऑर्डर देती है। तो ये बंदा हेइन को काफी थैंक यू कहता है। इधर सूच और ग्रैंडपैन अपने डैड को उसके रिसोर्ट बनाने के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए योनसोंग मान गया था। जोसन हिनवो हैरान होता है। तो ग्रैंडपा एंड डैड दोनों ही युनवो से पूछते हैं क्या ये प्रोजेक्ट करना सही होगा। युनवो कहता है कि हमें पहले साइट वैलिडिटी चेक करना चाहिए, तो हमें गवर्नमेंट का लाइसेंस भी चाहिए वरना बाद में बहुत परेशानी हो सकती है। सुचोल कहता है कि लाइसेंस के लिए हमारा मिनिस्टर बैठा हुआ है, आखिर हमारे ही पैसों से वो मिनिस्टर बना है, तो उससे हमें लाइसेंस तो मिल ही जाएगी। डैड कहते हैं कि हम उस मिनिस्टर पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिशियंस खुद के फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। युनवो भी कहता है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, इसलिए ग्रैंडपा सब कुछ रिव्यू करने के लिए कह देते हैं और अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख देते हैं। जो सुचोल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देन युनवो को उस हंटिंग ग्राउंड के केयरटेकर से कॉल आता है जो बताता है कि उस दिन एक गैस डिलीवरी मैन आया था जिसकी कार का डैश कैम फुटेज मैंने ले लिया है, लेकिन जिस दिन वो जंगली सुअर वाला इंसिडेंट हुआ था वो फुटेजेस मिट गई है क्योंकि डैश कैम का मेमोरी कार्ड बस 8 GB का था। हिनवो से भेजने के लिए कहता है, जिसको हिनवो एक टेक शॉप में पुराने फुटेजेस को रिकवर करने के लिए देता है। इधर घर पे सियोली चेयरमैन के लिए खाना डिसाइड कर रही थी, लेकिन बॉम्जा ने भी एक शेफ और एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया था, तो उन दोनों के बीच बहस होने लगती है चेयरमैन को कौन सा खाना दिया जाए। सियोली अपनी कुछ ज्यादा हुक्म चला रही थी तो बॉम्जा आती है और कहती कि जो खाना तुम मेरे डैड को खिलाती हो उससे पहले तुम्हें ही खाना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें कुछ मिला तो नहीं है। सियोली बाकी सबको बाहर निकालती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। फिर एक भारी चीज उठाकर किचन के कैमरे को फोड़ देती है। फिर बॉम्जा का हाथ मरोड़कर उसकी धुलाई कर देती है। इवन उसके पेट पे एक जोरदार पंच भी मारती है और बॉम्जा को ये वार्निंग देती है कि दोबारा मुझसे पंगा मत लेना वरना तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। बॉम्जा जब इस बारे में अपने डैड को बताने जाती है पर डैड को तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं होता, उल्टा तो वो कहते हैं कि तुम्ही ने जरूर सियोली को मारा होगा। सियोली मान भी लेती कि मैंने ही मारा है, लेकिन तब भी चेयरमैन को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। वो बॉम्जा से ही कहते हैं कि जरूर तुम्ही ने उसे फोर्स किया होगा। जो सुन बॉम्जा तो शॉक्ड रह जाती है। सियोली ने पिछले 20 सालों से चेयरमैन का भरोसा कुछ इस तरह से जीता है कि उन्हें अब सियोली की गलती नजर ही नहीं आती। इससे ये भी साबित हो जाता है कि सियोली बुरे इरादे से ही क्वींस फैमिली में आई है। तो बॉम्जा अपने एक डिटेक्टिव एजेंसी को की पूरी जन्म कुंडली निकालने के लिए कहती है। इधर योनसोंग हेइन को कॉल करके अर्शाना ग्रुप के साथ मीटिंग के लिए बुलाता है। हेइन रेडी होकर बाहर आ ही रही थी पर तभी उसे फिर से हेलुसिनेशन होता है। इससे अगेन उसे लगता है कि वो किसी बर्फीली जगह पे है। उसे बहुत ठंडी फील होने लगती है। वो डरते हुए आगे बढ़ रही थी, गिरने वाली होती है पर तभी कोई उसके सामने आ जाता है जिससे वो अपने इस हेलुसिनेशन से बाहर आती है और वो था योनसोंग। तो हेइन को ऐसे घबराया हुआ देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हेइन कहती है मैं ठीक हूँ। तो फिर दोनों लिफ्ट की ओर जाते हैं और लिफ्ट में से हिनवो बाहर आता है। अब हेइन को देखकर ही वो समझ जाता है कि हेइन की तबीयत ठीक नहीं है। उसे पूछने जाता है कि क्या तुम ठीक हो, पर हेइन कहती कि मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर योनसोंग के साथ लिफ्ट में चली जाती है। पहले तो वो योनसोंग का हाथ हटाती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर योनसोंग समझ जाता है कि हेइन को पक्का कुछ तो हुआ है। लेकिन हेइन तो चेहरे पे स्माइल रखकर मीटिंग अटेंड करती है। पर योनसोंग घर आकर बटलर से पूछता है कि क्या हेइन को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। बटलर कहते हैं कि इतने सालों में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो योनसोंग कहता है कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स पता करने की कोशिश करो और ये भी कि वो अपना मेडिकल चेकअप ज्यादातर कहाँ कराती है। इधर हेइन डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें अभी जर्मनी जाने का प्लान पोस्टपोन कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी बहुत लो है, इसीलिए तुम्हारे ब्लड के इम्यून सेल्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स रिपोर्ट देखकर जर्मन मेडिकल सेंटर तुम्हारा इलाज करने के लिए मना कर देंगे। इस पे हेइन कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं हार मान लूं। डॉक्टर कहते हैं नहीं, बस थोड़ा वेट करो, जैसे ही तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे तो तुम ट्रीटमेंट के लिए जा सकती हो। इस पे हेइन कहती है कि वेट करूं, पर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये बोलकर वो अपसेट होकर जाने लगती है। तो डॉक्टर उसे समझाने के लिए उसके पीछे आते हैं। तो हेइन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ, अगर होता तो मुझे इस ट्यूमर के बारे में पहले ही पता चल जाता। ये बोलकर जाने लगती है पर तभी वो डॉक्टर के पीछे अपनी आंट बॉम्जा को देखती है और उन्होंने ये बातें सुन ली थी। जो सुन वो शॉक्ड रह गई थी। तो हेइन उन्हें सब बता देती है। जाहिर सी बात है आंटी बहुत ज्यादा दुखी होती है। हेइन को चेयर करने के लिए वो अपनी फ्रेंड मियोंग की स्टोरी बताती है। उसे भी 5 साल पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ था और आज वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए चिंता मत करना, और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे हैं, इलाज तो हो ही जाएगा, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। हेइन कहती कि मुझे अपने इलाज का टेंशन नहीं है, मुझे आपको लेकर टेंशन है कि आप ये बात किसी को बताना दो। तो बॉम्जा उसे प्रॉमिस करती कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और उससे पूछती कि क्या इस बारे में युनवो को भी नहीं पता। हेइन बताती है कि सिर्फ उसे ही पता है। जर्मनी के एक मेडिकल सेंटर में मेरा इलाज हो सकता है, बस आप अभी किसी को भी मत बताना क्योंकि मैं अभी कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। तो आंटी उसे गले लगाकर हौसला देते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर अपनी कंडीशन के बारे में जानने के बाद तुम काफी शॉक्ड हुई होगी, हौसला रखना, सब ठीक हो जाएगा। हेइन के जाने के बाद बॉम्जा अपनी उसी फ्रेंड मियोंग को कॉल लगाती है। उसका फोन नहीं लगता तो वो अपनी दूसरी फ्रेंड को कॉल लगाती है और उससे मियोंग के बारे में पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि मियोंग तो मर चुकी है। जो सुन आंटी बहुत ज्यादा रोती है। हेइन के बारे
बारे में सोचकर इधर चेयरमैन यूनसोंग को अपना कलेक्शन दिखाने लाए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे एंटीक पीसेस थे। चेयरमैन नेपोलियन बोनापार्ट को अपना आइडल मानते थे, इसीलिए नेपोलियन से रिलेटेड उनके पास बहुत सारी चीजें थी। तभी यूनसोंग चेयरमैन की ओर देखता है और हमें 23 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि यूनसोंग क्वींस ग्रुप के ही एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था और हंटिंग ग्राउंड के केयरटेकर ने जिस लड़के के बारे में बताया था जिसने एक जर्मन शेफर्ड को बेरहमी से मारा था, वो 13 साल का बच्चा यूनसोंग ही था। चेयरमैन तब ऑर्फनेज के बच्चों को नेपोलियन की कहानी सुना रहे थे, जो कैसे एक गरीब घर में पैदा होकर अपनी मेहनत से फ्रांस का रूलर बन गया था। इसीलिए वो बच्चों से कहते हैं कि सपना बड़ा देखो, तभी तुम्हें बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो उनकी बातें छोटा यूनसोंग और एक छोटी लड़की बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, चेयरमैन नेपोलियन की एक पेंटिंग की ओर देख रहे थे। तभी यूनसोंग उन्हें कहता है कि मेरे पास नेपोलियन की एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग है जिसमें वो एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में है, तो मैं उस पेंटिंग को एज ए गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ। जो सुन चेयरमैन तो बड़े खुश होते हैं, पर हम देखते हैं कि इसमें भी यूनसोंग और बटलर का कोई प्लान था। इधर हेइन अकेले ही जर्मनी के लिए निकलने लगती है। आंटी उससे पूछने लगती है कि तुम अकेले क्यों जा रही हो, क्या हिनवू तुम्हारे साथ नहीं जाएगा? हेइन कहती कि वो बिजी है। आंटी कहती कि फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर हेइन कहती कि बस एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद मैं चली आऊंगी, इसीलिए मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बोलकर हेइन अकेले ही एयरपोर्ट चली आती है। इधर बॉम्जा आंटी तो हेइन के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि अब उन्हें तो पता था कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से ही उनकी एक फ्रेंड की भी मौत हो चुकी है, इसलिए वो हिनवू के घर आने का वेट कर रही थी। हिनवू के आते ही वो तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम हेइन के साथ जर्मनी क्यों नहीं गए? असल में हिनवू को तो पता ही नहीं था कि हेइन आज ही जर्मनी जाने वाली है। आंटी तो उस पर चिल्लाने लग जाती कि सिर्फ तुम्हें पता था, और फिर भी तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? हिनवू अपने रूम में आकर हेइन को कॉल लगाता है, तब तक हेइन फ्लाइट में बैठ चुकी थी और उसने अपना फोन स्विच ऑफ भी कर दिया था। अब हेइन जर्मनी गई थी, इसीलिए यांग को कैंपिंग करने बुलाता है। दोनों समंदर किनारे बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। यांग आगे और भी प्लान बनाता है कि वो अपने सारे दोस्तों को बुलाकर किसी एक रिसोर्ट में पार्टी करने जाएंगे, पर हिनवू का उसकी बातों पर मन नहीं लग रहा था, उसे बस हेइन का ही ख्याल आ रहा था। वो हेइन के फिक्र में जर्मनी का वेदर वगैरह चेक कर रहा था, जो सब यांग भी नोटिस करता है। तो वो हिनवू का फोन छीन कर पूछता है कि तू यहाँ पे है भी या नहीं, और तू कब से जर्मनी का वेदर क्यों चेक कर रहा है? तुझे अपनी वाइफ की इतनी ज्यादा फिक्र होने लगी, या दिखावा करते हुए तुझे उससे सच में फिर से प्यार हो गया? हिनवू कोई जवाब नहीं देता, तो यांग कहता है कि मुझे तो तुझ पे पहले से ही डाउट हो रहा था, तुझे फिर से अपनी वाइफ से प्यार होने लगा है। तभी यांग को अपनी वाइफ का कॉल आता है, तो वो उससे बात करने चला जाता है। तो हिनवू हेइन के बारे में ही सोचने लग जाता है। वहीं इसी के पैरेलल में हम हेइन को देखते हैं, जो जर्मनी के मेडिकल सेंटर पहुंच गई, जहाँ उसके टेस्ट वगैरह शुरू हो गए थे। इधर हिनवू हेइन के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहा था, इसमें उसे हेइन के इंटरव्यूज मिलते हैं, जो सब वो देखने लगता है, जिसमें वो अपने और हिनवू की लव स्टोरी बता रही थी। दूसरे इंटरव्यू में हेइन से पूछा गया था उसके ड्रीम के बारे में, तो हेइन ने बताया था कि उसका ड्रीम है उसका डिपार्टमेंटल स्टोर में हर महीने 1 ट्रिलियन वॉन का सेल करना। इसके बाद इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका इस ड्रीम को पूरा करने के बाद आगे क्या प्लान होगा, या फिर सारे ड्रीम्स पूरा करने के बाद आप क्या करोगी? तब हेइन ने कहा था कि मैं एक लंबा सा ब्रेक लूंगी, जिस दौरान मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहूंगी। हमारी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिप थी जर्मनी की, जब हम हनीमून पे गए थे। मैं उनके साथ वॉक पे जाना चाहती हूँ, साथ में खाना खाना चाहती हूँ, चाय पीते पीते दुनिया जमाने की बातें करना चाहती हूँ। आई विश मैं अपने हस्बैंड के साथ इस तरह हर दिन बहुत ज्यादा हैप्पीली बिता सकूं। और हेइन ने ये बात पूरे दिल से कही थी, जिसे देखकर हिनवू बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि अब तक वो हेइन को कितना गलत समझता आया था, जबकि हेइन तो उसके साथ हैप्पीली रहना चाहती थी, बस कभी सामने से उसे बता नहीं पाई, और काम में बिजी होकर दोनों अपने मैरिड लाइफ को ही भूल गए थे। तो हिनवू को अपनी गलती रियलाइज होती है, और वो अगले ही दिन अपनी वाइफ के पास जाने के लिए जर्मनी के लिए निकल पड़ता है। पर इधर जर्मनी के डॉक्टर भी हेइन से वही कहते हैं जो साउथ कोरिया के डॉक्टर ने कहा था, कि आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कार्टी सेल्स जनरेट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जरूरत है इम्यून सेल्स की, और क्योंकि आपके ब्लड में WBC बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम आपके ब्लड से इम्यून सेल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से हम आपके ट्रीटमेंट को अभी शुरू नहीं कर सकते। हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपके ब्लड में WBC बढ़ नहीं जाते। जो सुन हेइन बहुत ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि उसके पास तो वेट करने के लिए टाइम ही नहीं बचा है, और सब लोग उसे वेट करने के लिए ही कह रहे हैं। हेइन दुखी होकर एयरपोर्ट चली जाती है, पर वहाँ इतने सारे कपल्स एंड फैमिलीज को देखकर उसे अपना हनीमून याद आ जाता है। जब वो हिनवू के साथ यहाँ आई थी, तब दोनों यहाँ एक जगह गए थे, इसे लोग एक प्लेस ऑफ नो वरीज बुलाते थे, इसलिए हेइन अकेले ही उस जगह चली आती है। पर यहाँ आकर भी उसे अच्छा नहीं लगता, वो तो यहाँ की सीढ़ियाँ उतरते हुए ही थक जाती है, उसके पैर दर्द करने लगते हैं क्योंकि उसने हील पहना हुआ था। वो बैठकर अपने हील्स उतारने जाती है, उसे हिनवू की आवाज में अपना नाम सुनाई देता है। हेइन आसपास देखने लगती है, पर हिनवू उसे दिखाई नहीं देता, तो वो कहती है कि शायद फिर से मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। पर तभी उसे सामने से हिनवू आता हुआ दिखता है, जो उसके पास आकर कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती ना, मैंने कहा था ना कि कोई कंफर्टेबल शूज पहनना। ये बोलकर वो अपने बैग से शूज निकालता है, हेइन को पहना देता है। हेइन पूछती तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? हिनवू बताता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी से मुझे पता चला कि यहाँ डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज करने से मना कर दिया, और तुमने अपनी वापस जाने की फ्लाइट भी नहीं ली, इसलिए मुझे लगा कि तुम यहीं पर होगी, क्योंकि हनीमून के टाइम तुम यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश थी, और तुम्हें इस जगह का नाम भी बहुत पसंद था। तो हेइन कहते कि ये सब कुछ झूठ है, ए प्लेस ऑफ नो वरीज बोलकर ये लोग बस टूरिस्ट को बुद्धू बनाते हैं। तो हिनवू कहता है कि झूठ तो तुमने भी कहा था। हेइन कहती मैंने क्या झूठ कहा? हिनवू कहता है क्या तुम्हें याद नहीं, जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी रोने नहीं दोगी, और तुम जानती हो मैं शादी के बाद बहुत रोया। मैं दूसरे रूम में अलग सोने के लिए क्यों चला गया पता है? शांति से रोने के लिए। हेइन कहते हैं कि तब मैंने तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी प्रॉमिस कर दिया था। तो हिनवू कहता है कि पर अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, तो मुझे ऐसे टाइम में तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। तो हेइन कहते कि क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया? मैं भी चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मैं तो कभी अकेले नहीं रहना चाहती थी। तो हिनवू कहता है आई एम रियली वेरी सॉरी। तो इतने सालों में दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप था, फाइनली अपने अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताकर उस गैप को भर दिया। तो हेइन अपने
में आंसू पहुंचकर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है चलो घर चलें। मुझे लगा था कि यहाँ आने के बाद मुझे जीने की उम्मीद मिलेगी या कोई ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं हो, और मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला। मैं बस तुम्हारे साथ घर जाना चाहती थी। जसुन हिनवो से गले लगा लेता है एंड फाइनली दोनों के बीच जो इतने सालों तक मिसकम्युनिकेशन था वो खत्म हुआ। तो एक हैप्पी एंड इमोशनल किस के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। पर एक छोटे से एपिलॉग में हम देखते हैं हिनवो और हेइन जब गाँव से शहर की ओर आ रहे थे, हेइन कार में सो गई थी तो हिनवो से देखकर उसके हाथ की लाइफलाइन रेखा को पेन से ड्रॉ करके बढ़ा दिया था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।